हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सितंबर 24 आपका अटेम्प्ट आ गया है, मतलब 1 महीना रह गया। आप उसके लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को असिस्ट करने के लिए हम लोग आए हैं आपके साथ ये सीरीज लेके, एडवांस अकाउंटिंग की रिविजनरी सीरीज को सितंबर 24। तो सितंबर 24 में जो लोग अपीयर कर रहे हैं, हम उनके लिए रिविजनरी सीरीज लेकर आए हैं। हम डेली बेसिस पे टॉपिक्स डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज के अंदर, ताकि आप लोगों का जो रिवीजन का जो पैटर्न है वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहे। एंड आई होप ये वीडियोस जो हैं आपकी हेल्प करेंगी आपकी रिवीजन और आपकी सक्सेस को अचीव करने के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो आज का टॉपिक है सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग का, आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अभी हमने छोटा टॉपिक उठाया है, थोड़ा सा फ्लो में आने के बाद हम फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, उनके ऊपर भी जंप करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि टॉपिक है क्या, टॉपिक क्यों है हमारी लाइफ में। क्या हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कि या फिर इसकी एक सिग्निफिकेंस भी है। तो अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंटिंग की, तो देखो दोस्त, एडवांस अकाउंटिंग जो आप एक अकाउंटिंग टर्म आप पढ़ रहे हो, आप 11th-12th में एक अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हो, आपने जर्नल सीखे, आपने लेजर सीखे, आपको समझ में आया कि हाँ साहब हमें बैठ के बही खाते बनाने हैं। तो सीए के अंदर उसका रोल नहीं है। सीए के अंदर जो आपका अकाउंटिंग का कोर्स है वो मोर ऑफ अ कंसर्न विद रिपोर्टिंग पार्ट, जहाँ पे आपको ये बनाना सीखना है कि जो जर्नल एंट्रीज पास हो गई, जो कंपनी ने साल भर में कर लिया, धंधे में जो कर लिया, उसको कैसे प्रेजेंट करना है शेयर होल्डर के आगे, किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, वो शेड्यूल 3 बताएगा कंपनीज एक्ट का। किसके लिए प्रेजेंट करना है, स्टेक होल्डर्स के लिए प्रेजेंट करना है। स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर शेयर होल्डर हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, पोटेंशियल शेयर होल्डर हो सकता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनके लिए हमें वो जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, वो जो रिपोर्ट देनी है, वो कैसे तैयार होती है, कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके वो रिपोर्ट तैयार होती है, यही है आपका पूरा एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स। तो इसको एडवांस अकाउंटिंग ना बोल के क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स है? तो आंसर इज यस, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स है। आपको जान के बड़ा मजा आएगा कि यही सेम कोर्स कुछ समय पहले सीए फाइनल ओल्ड कोर्स का कोर्स हुआ करता था, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से ही हुआ करता था, बस उसमें ब्रांच वगैरह नहीं था। कंसोलिडेशन के कुछ पार्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ इन्वॉल्व थे, अमलगमेशन के कुछ पार्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ इन्वॉल्व था, जो आपके अंदर कोर्स के अंदर थोड़ा हल्का कर दिया गया है। बट मोर ऑफ अ ये जो कोर्स है ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही कोर्स है। तो अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूं, तो आप ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, इसका कंसर्न क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है। अब वो रिपोर्ट आपको क्यों बनानी है, उस स्टेक होल्डर के लिए आपको वो रिपोर्ट क्यों बनानी है? ताकि वो रेलेवेंट डिसीजन ले सके अपनी इन्वेस्टमेंट का। यदि वो इन्वेस्टमेंट कर चुका है और उससे रिलेटेड उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सके। अगर वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो उससे रिलेटेड जो उसको डिसीजन लेना है वो ले सके, यानी कि उसके पास वो एप्रोप्रिएट, वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन पहुंच जाए जो पहुंचनी चाहिए। इसीलिए आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इसी की अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो सब्जेक्ट का काम है, वो प्रैक्टिकली जो काम है वो यही काम है। इसी का ही ऑडिट होता है। ऑडिटर सर्टिफाई करता है कि जो इन्होंने बनाया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्होंने मतलब जो कंपनी ने बनाया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, इसको मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ, मैंने चेक करा है। तभी बाहर के स्टेक होल्डर विश्वास कर पाते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और अपना डिसीजन ले पाते हैं। तो इस चर्चा से जो हमें समझ में आई बात, वो ये समझ में आई कि भाई साहब ये ए लिमिटेड है। मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि ना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये समझ आना जरूरी है कि वाई ये टॉपिक है क्यों, और ये नन्हे मुन्ने उसके शेयर होल्डर्स हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं जो उसके साथ डील करना चाहते हैं। तो ए लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहाँ से लेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट लेगा शेड्यूल 3 से। कहाँ से लेगा? शेड्यूल 3 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट लेगा और उसको बनाएगा। और ये लोग
ये बेचारे लोग उसको रेफर करेंगे अपना डिसीजन लेने के लिए। इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप लोग सीए बनने के बाद ऑडिट करोगे, इंटर्नशिप में आपकी सीए ऑडिट करेंगे और काम आपसे कराएंगे, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कराएंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी कैसे? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगी। तो क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि इन लोगों को डिसीजन लेना है ए लिमिटेड के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको वो सब इंफॉर्मेशन कन्वे कराए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको वो सब इंफॉर्मेशन कन्वे कराए जो जरूरी है इनके डिसीजन मेकिंग के लिए? बोलो, सोच के देखो, क्या आपको नहीं लगता भाई अगर मैं ये बोलूं कि आपको मेरे बारे में कमेंट करना है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ या मैं बुरा इंसान हूँ, अगर आपको मेरे बारे में कमेंट करना है तो क्या आप कर सकते हो बिना ये जाने कि मैं कैसा हूँ, बिना मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स जाने? क्या आप कर सकते हो? तो आंसर इज नो। आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं बाहर लोगों से कैसे व्यवहार करता हूँ, पता चले मैं बाहर जाके बच्चों को मार रहा हूँ तो और आप मुझे कह रहे हो कि आप बड़े अच्छे इंसान हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो इंफॉर्मेशन देने का दायित्व जो है वो किसने उठा रखा है? AS1 ने उठा रखा है। वो बोलता है कि मैं सभी कंपनियों को मैंडेट करवाऊंगा कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सभी इंफॉर्मेशन देनी है जो इन लोगों के लिए रेलेवेंट है। सभी इंफॉर्मेशन देनी है से मतलब क्या कंपनी ये भी बताना शुरू कर दे कि हमारे कितने एम्प्लॉई हैं? क्या कंपनी ये बताना शुरू कर दे कि साल भर में हमारे 4 पंखे खराब हो गए थे और हमने वो इस मिस्त्री को बुला के, इलेक्ट्रिशियन को बुला के रिपेयर करवाया? द आंसर इज नो। तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? विच आर सिग्निफिकेंट। आपको सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देनी है। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो ये बताए इनका डिसीजन मेकिंग के लिए जो रेलेवेंट हो, वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आपको डिस्क्लोज करना है ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। एट वन प्लेस डिस्क्लोज करना है। एक मिनट रुको। तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है एट वन प्लेस। कौन बोल रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोल रहा है। सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आपको डिस्क्लोज करनी है एट वन प्लेस। यही इसका बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इसकी ये भी है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाते हो तो आप कैसे करोगे? मैंने अभी आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब नहीं बताया, बट हमें इतनी बात समझ में आ गई कि जो ये AS1 है, जो हमारा टॉपिक है आज का, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो किस बारे में डील करता है, उसका जन्म क्यों हुआ, वो क्या इस धरती पे वो कर क्या रहा है, हमें ये वाली बात समझ में आ गई कि साहब वो मैंडेट कर रहा है कंपनियों को कि हे कंपनियों, जब भी तुम अपनी बैलेंस शीट बनाओगी तो तुम्हें ये सब इंफॉर्मेशन अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही जगह पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है। अगर आप उनमें कुछ बदलाव करते हो तो कैसे डिस्क्लोज करना है ये बताना है। ये सब क्यों कर रहा है? क्या ये पागल है? ये इसलिए कर रहा है? द आंसर इज नो। ये इसलिए कर रहा है ताकि इन लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते वक्त किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इन लोगों को समझ आए कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, वो जो कंपनी है, हम उसके बारे में जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो सही से वो डिसीजन ले पाए, उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। यही इसका मेन दायित्व है। चलो जी, अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। तो देखो, दो टर्म है, एक है अकाउंटिंग पॉलिसी और एक है अकाउंटिंग एस्टिमेट। अभी मैंने पॉलिसी लिखा है, पहले पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे, पॉलिसी के साथ ही एस्टिमेट भी समझ में आ जाएगा। देखो, पॉलिसी का मतलब क्या है कि आपने
किन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है। जैसे कि भाई आपने अपनी इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करा है, जैसे कि आपको लगता है, कंपनी को लगता है कि जब कि कंपनी जिस नेचर ऑफ बिजनेस में है उसमें इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाती है। हम आईटी के बिजनेस में हैं तो हमारी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाती है, तो इसलिए उस ऑब्सोलेंस के लिए कंपनी प्रोविजन बनाती है। कंपनी किसी एक मेथड के थ्रू प्रोविजन बनाती है, तो वो उस कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है। भाई कंपनी डिप्रिसिएशन चार्ज करती है, ये उस कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है। कंपनी रेवेन्यू कैसे बुक करती है, ये उस कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब हो गया ये वो रूल्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं जो जिनको फॉलो किया गया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त इन रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई हमने अपनी इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करा है, या फिर हमने अपनी इन्वेंट्री पे प्रोविजन बनाया है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, और हम जैसे 5000 से आपने कहीं जगह पढ़ा होगा 5000 रुपीज से कम की एसेट को हम चार्ज ऑफ कर देते हैं P&L के अंदर। ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, हम उसको पीपी नहीं दिखाते हैं। ये सब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करा है। ये सब चीजें कवर होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर। फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब ये है कि देखो, जब आप अपनी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, भाई 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आपने यहाँ तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, यहाँ तक की बैलेंस शीट बनाई और इस पीरियड का P&L बनाया। तो जो इस पीरियड में घटित हुई हैं इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, जो इस पीरियड में घटित हुए हैं वो तो आपने दिखाई दिए होंगे क्योंकि वो घटित हो चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप एक्चुअली में एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता क्या है, यही होता है कि हमारी जो एसेट है वो कंज्यूम होती है, हमारा प्लांट कंज्यूम होता है प्रोडक्शन करने के लिए, और उस कंजम्पशन की जो उसकी कंजम्पशन से जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे ही बेच के हमने रेवेन्यू कमाया है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो तो यहाँ आ रहा है, तो वो प्लांट की कंजम्पशन भी यहाँ आनी चाहिए टू डेप्रिसिएशन। यही डेप्रिसिएशन का लॉजिक है। कोई वियर एंड टीयर समय के साथ हम 10 सालों के बाद एसेट खरीदेंगे, सब बेकार की बात है। यही लॉजिक है कि हमने जो ये माल बेचा है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने प्लांट को रन करा है, उस प्लांट को रन करने पे प्लांट की कंजम्पशन हुई है, तो उस कंजम्पशन की कॉस्ट को दिखाना जरूरी है ताकि पता चल सके कि एक्चुअली में कितना प्रॉफिट कमाया है। बट ये आपने प्लांट कितना कंज्यूम कर लिया, 10 लाख रुपए के प्लांट में से आपने ये मान लो 1000 यूनिट बेच दी, तो 1000 यूनिट्स के लिए आपने कितना प्लांट कंज्यूम कर लिया ये आप एग्जैक्टली कभी मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने डेप्रिसिएशन के मेथड निकाल रखे हैं कि भाई एसएलएम का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो कंजम्पशन है वो स्टेडी कंजम्पशन है, वो थ्रो जितना भी पीरियड ऑफ लाइफ है उस एसेट की उसके अंदर स्टेडी कंजम्पशन होगी। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या हो गया कि भाई स्टार्टिंग में कंजम्पशन ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जब मैंने प्लांट लगाया, नई फैक्ट्री लगाई, तो स्टार्टिंग के अंदर कंजम्पशन ज्यादा होगी, उसके बाद धीरे धीरे जब और प्लांट लग जाएंगे तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो हेंस वी आर अप्लाइंग डब्ल्यूडीवी मेथड टू इट। तो उस डेप्रिसिएशन को मेजर करने के लिए आपने मेथड्स का यूज करा, वो है एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीवी या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आपने कहा कि हम इन्वेंट्री पे प्रोविजन बनाते हैं, ये प्रोविजन आप कैसे बनाते हो, इस प्रोविजन को मेजर कैसे करते हो? आपको एग्जैक्टली थोड़ा ना पता चलेगा कि कितनी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो उसको मेजर करने के लिए जो आप मेथड्स का यूज करते हो वो एक और ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
ये तो सबने सुना होगा, AS4 बोलता है बनाने के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम बनाते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा डूब जाएगा, वो सब क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट है। भाई आप आज के दिन बता थोड़ा ना सकते हो, 31 मार्च के दिन आप बता थोड़ा ना सकते हो कि एग्जैक्टली इतना ही डूब जाएगा। अगर पता ही है इतना ही डूब जाएगा तो फिर तो बेड डेट बोल देते। आप तो एस्टीमेट दे रहे हो कि शायद इतने रुपए का नुकसान हो सकता है, हेंस वी आर मेकिंग प्रोविजन। तो जिस मेथड के थ्रू आप वो प्रोविजन बना रहे हो वो क्या है, वो मेथड है अकाउंटिंग एस्टीमेट, यानी कि आपने इसको एस्टीमेट करा है, आपने इसको एस्टीमेट करा है कि कितने रुपए का नुकसान हो सकता है। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दूं तो क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करना हुआ या एस्टीमेट में चेंज करना हुआ, वो एस्टीमेट में चेंज करना हुआ। अगर मैं चेंज कर दूं कि जैसे मैं पहले जो प्रोविजनिंग करता था स्लो मूविंग इन्वेंट्री की, वो किसी और तरीके से करता था, आज के दिन मार्केट में वैल्यूअर अवेलेबल है, मैं उनसे करवाता हूं, तो जब मैं उस मेथड को चेंज करूंगा तो अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज करना हुआ या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करना हुआ, वो अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज करना हुआ। अगर मैं कह दूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैं पहले बनाया करता था, अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा ही नहीं, तो क्या वो एस्टीमेट में चेंज करना हुआ या पॉलिसी में चेंज करना हुआ, वो पॉलिसी में चेंज करना हुआ कि अब मैं नहीं बनाऊंगा। मैं स्लो मूविंग इन्वेंट्री पे प्रोविजन अब नहीं बनाऊंगा, तो वो मेथड में चेंज हुआ या पॉलिसी में चेंज हुआ, वो पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ। तो दीज आर द चेंजेस जो अकाउंटिंग पॉलिसी के हैं, दीज आर द चेंजेस जो अकाउंटिंग एस्टीमेट के हैं। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आ गई होगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है या फिर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो ये डिफरेंस है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर और अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर। मैं ये कह सकता हूं कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो यूज हुई है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रिंसिपल्स पे बनी है, आपने कैसे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू किया है, वेटेड एवरेज पे या फीफो पे। लेकिन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है कि कुछ अमाउंट्स जो हैं जो सर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ अजम्पशन, कुछ अनसर्टेनिटीज को यूज करा है, वो सब क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट है। भाई या तो आप छोड़ दो, आप कह रहे हो कि हम तो चार्ज नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन, अब ये मत बोलना कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, फलाने की रिक्वायरमेंट है, फॉर चलो प्रोविजन कर लेते हैं, बच्चे नाराज ना होते हैं। भाई आपने बोल दिया कि हम तो नहीं करेंगे प्रोविजन ऑब्सोलेट इन्वेंटरी पे, या तो ऐसा बोलने लग जाओ, बट उससे आपको नहीं लगता कि जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप उससे कोसों दूर हो जाओगे। भाई उसके जितना पास आ सकते हो उतना तो पास आओ, कि चलो ठीक है आप प्रोविजन का अमाउंट एग्जैक्टली नहीं बता सकते लेकिन एस्टिमेटेड बेसिस पे तो बता सकते हो ना, तो उससे आप इर्द गिर्द तो रहोगे ट्रू एंड फेयर व्यू के। तो अगर आप एस्टिमेटेड बेसिस पे बता सकते हो तो एटलीस्ट उसको एस्टिमेट करके बता दो, उसका एस्टिमेशन ही अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की डिफरेंट ट्रीटमेंट है, वो AS5 में देखेंगे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की डिफरेंट ट्रीटमेंट है जो आप AS1 और AS5 दोनों में देखोगे। चलो तो मोटी मोटी मुद्दे की बात यही है जो AS1 डील करता है। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है। जो एग्जाम का आपका क्वेश्चन आता है वो अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज और अकाउंटिंग एस्टीमेट के चेंज पे ही आता है। कुछ उसके अंदर हमें नोट्स बना के देने होते हैं कि भाई आप नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। चलो ये जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी लिखते हो ना कि भाई हमने इन्वेंट्री को ऐसे वैल्यू करा, हमने रेवेन्यू को ऐसे रिकॉग्नाइज करा, हमने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन बनाने के लिए हमने ये काम करा, उन सबको अंग्रेजी में लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है ऐसे टन 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 करके कि भाई हमारी कंपनी ने हम फीफो मेथड पे इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं, हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर पे करते हैं। तो उन सबको जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। तो आपके एग्जामिनेशन में एक ये भी पार्ट आता है कि भाई नोट्स टू अकाउंट ड्राफ्ट करके दिखाओ कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आप नोट्स टू अकाउंट कैसे ड्राफ्ट करोगे। हम उसका भी सवाल देखेंगे और देखेंगे कि नोट्स टू अकाउंट्स अगर आता है ड्राफ्ट करने के लिए तो कैसे करेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के केस के अंदर हम कैसे करेंगे, वो सब हम धीरे धीरे देखेंगे। बट उससे पहले समझना जरूरी था कि क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या होता है। चलो जी, अब
अब हम अपने टॉपिक पे जा सकते हैं। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि AS1 के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं, उनका क्या क्या मतलब है, क्योंकि अब आपको बेसिक्स जो हैं थोड़े पता चल चुके हैं। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एक जो बात आती है इसके अंदर वो आती है कि हाउ डू वी सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, कि भाई आप अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कैसे करोगे। तो AS1 कहता है कि आपको कुछ फैक्टर्स जो हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आप अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करोगे। वो कहता है कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आप प्रूडेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे, आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान रखोगे, आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे जब आप सिलेक्ट करोगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। आप मटीरियलिटी का ध्यान रखोगे, तो आप प्रूडेंट होके सिलेक्ट करोगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ध्यान रखोगे कि साहब जो एक्चुअली के अंदर घटित हो रहा है हम उसे ही दिखाएंगे, जो एक्चुअली के अंदर जो ऑन द डॉक्यूमेंट है उसको नहीं, जो एक्चुअली में किया जा रहा है उसे ही दिखाएंगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू। ये है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब। आप मटेरियल चीज़ों के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओगे, मटेरियलिटी का ध्यान रखोगे। तो ये वो 3 कंसिडरेशन है जिनका आप ध्यान रखोगे अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाते वक्त, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करते वक्त आप ध्यान रखोगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाता है। वैसे तो पूरा टॉपिक ही थ्योरेटिकल है। फिर एक दूसरा पॉइंट है जो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है। स्टार कैसे बन गया भाई? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मान के चलनी पड़ती हैं कि वो लागू हो रही होंगी, उनको ढोल बजा बजा के पीटना नहीं पड़ता कि हाँ ऐसा हो रहा है। जैसे गली के नुक्कड़ की दुकान कल भी खुलेगी, वो ये बात ढोल बजा बजा के नहीं पीटता। हाँ, जब बंद होने वाली होती है या दुकान शिफ्ट हो जाती है तो वो उसका डिस्क्लोजर दे देता है बोर्ड लगा के कि ये दुकान अब बंद हो गई है या ये दुकान अब शिफ्ट हो गई है। लेकिन वो रोज इस चीज का बोर्ड नहीं लगाता कि मेरी दुकान कल भी खुलेगी, मेरी दुकान कल भी खुलेगी। ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ साहब दुकान कल भी खुलेगी। तो इसीलिए शुद्ध भाषा में इसको बोलेंगे गोइंग कंसर्न। कि हम मान लेते हैं कि कंपनी फोरसीएबल फ्यूचर तक, समय के अंत तक नहीं, फोरसीएबल फ्यूचर तक चलेगी, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने बोला है कि हम नहीं चलेंगे। तो गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इसका मतलब क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का? हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये फॉलो हो रही होंगी। तो सबसे पहली क्या है? गोइंग कंसर्न। थोड़ा जूम आउट कर दूं क्या? सबसे पहली क्या है? गोइंग कंसर्न। दूसरी क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि साहब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने आपको बताई हैं, डिस्क्लोज करी हैं, वो हम
हर साल फॉलो करते हैं। यदि उनमें कोई चेंज आएगा तो हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर दे देंगे। उसमें क्या डिस्क्लोजर देना है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट आप ये मान के चलो कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने आपको बताई हैं, जो मेथड, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेशन हमने आपको बताए हैं, वो हमने कंसिस्टेंटली फॉलो करे हैं। नंबर 3, अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हो कि हमने पीरियड के बेसिस पे अकाउंटिंग करी है, कैश के बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करी है। जो खर्चा इस पीरियड का था बट पे नहीं हुआ है, हमने उसको रिकॉग्नाइज करा है। जो रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ है बट वो ड्यू हो चुका था, तो हमने उसको भी रिकॉग्नाइज करा है। तो हमने अक्रूवल बेसिस को फॉलो करा है, कैश बेसिस को फॉलो नहीं करा है। ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजों को आप मान के चलते हो कि हाँ ये फॉलो हो रही होंगी। हेंस ये क्या है? ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। इसको आप मान के चलते हो, तो इसलिए इनका डिस्क्लोजर देना अनिवार्य नहीं, इनका डिस्क्लोजर देना अनिवार्य नहीं। लेकिन अगर इन तीनों में से आप जरा सोच के बताओ, गली के नुक्कड़ वाले अंकल आपको तब तो बताएंगे ना कि दुकान बंद हो जाएगी जब दुकान बंद होने वाली होगी। हेंस अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा, गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट अजम्पशन, तो फिर डिस्क्लोजर देना है। अगर कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो रही तो फिर डिस्क्लोजर देना है। अगर अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करी है तो फिर डिस्क्लोजर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मान के चलते हैं ये तीनों चीजें फॉलो हो रही होंगी, लेकिन अगर ये फॉलो नहीं हो रही होती, इफ नॉट फॉलोड, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। इफ नॉट फॉलोड, भाई अगर आपने फॉलो नहीं करी तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो नहीं करा। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस टॉपिक का, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, क्या होती हैं? नाउ जो अब तक हमने डिस्कस करा, मेन चीज उस पे आते हैं, वो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई जब अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज आएगा तो आप कैसे करके चलोगे? तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आपको चेंज का डिस्क्लोजर देना होता है। सबसे पहले आपको रीजन बताना है कि आपने क्यों चेंज करा है, आपको क्वांटिफाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई का मतलब है आपको अमाउंट का इफेक्ट बताना है कि आपके P&L और बैलेंस शीट के किस लाइन आइटम पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इन करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड। भाई अगर इम्पैक्ट फ्यूचर पीरियड का है, आपने लाइफ चेंज कर दी, तो ऑल्दो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, बट स्टिल अगर आपने लाइफ चेंज कर दी तो आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो वो करंट पीरियड पे भी इम्पैक्ट डालेगा और वो फ्यूचर पीरियड पे भी इम्पैक्ट डालेगा। क्या एसेट की लाइफ को चेंज कर देना है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज करना है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर हम ये बोल देंगे कि अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट उसकी लाइफ, उसकी साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, उसका मेथड, वो सब क्या है, उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका है, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। उसका चेंज आप कैसे पढ़ो, कहाँ पढ़ोगे? AS 5 के अंदर पढ़ोगे, वो जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। बट मुझे क्योंकि फ्यूचर पीरियड का थोड़ा सा पार्ट आपको बताना था कि इम्पैक्ट क्या होता है, तो मैंने इसलिए इसका रेफरेंस दिया। तो आपको क्वांटिफाई करना है, कहाँ गया? आपको क्वांटिफाई करना है और आपको रीजन देना है कि हमने क्यों चेंज करी है अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर आपके साथ सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, बताओ क्या क्या डिस्क्लोजर देके चलोगे? तो एक रीजन है, दो इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट आपके सवाल में लिखा रहता है। तो अगर आप रीजन ढूंढ सको, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज करी, तो आप बोल सकते हो कि हमने वैल्यूएशन का मेथड इसलिए चेंज करा है, फीफो से वेटेड एवरेज पे हम इसलिए गए हैं बिकॉज हमें लगता है कि बेटर कंजम्पशन को शो करेगा। बट अगर आप रीजन नहीं ढूंढ पा रहे
तो आप खाली उसका अमाउंट क्वांटिफाई कर दो और फैक्ट बता दो कि हमने जो है ये चीज को इस चीज से पुरानी ये वैल्यूएशन थी, अब इसको इस वैल्यूएशन पे चेंज करा है। अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, इफ नॉट पॉसिबल, देन आपको फैक्ट बताना है, फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। देखो ये कितनी बढ़िया चीज है, अगर आप ध्यान से फोकस करो तो उन्होंने कहा कि आपको क्वांटिफाइबल इफेक्ट बताना है कि कितने रुपए का प्रभाव पड़ा है हमारी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से। और अगर आप नहीं बता पा रहे तो आपको ऐसे चुप नहीं हो जाना है कि हमें नहीं पता, आपको शेयर होल्डर को बताना है कि हम इम्पैक्ट ही नहीं बता पा रहे कि कितने रुपए का इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो आपको ये बताना है कि हम असमर्थ रहे क्वांटिफाई करने। तो जल्दी से इस टॉपिक को समराइज कर ले अगर, तो मैंने आपको बताया, कहाँ रख देता हूँ, मैंने आपको बताया कि साहब AS1 क्या है। AS1 आपको कहता है कि आपको ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो डिस्क्लोज करनी है एट वन प्लेस, एक जगह पे डिस्क्लोज करनी है। सभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एक जगह पे डिस्क्लोज करनी है। एक जगह से क्या मतलब है, आप ये नहीं लिख सकते कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी पेज नंबर 32 पे लिखा है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी 150 पे लिखा है, एक 200 पे लिखा है, एक 250 पे लिखा है, वो बेचारा पढ़ता ही रह जाएगा। तो आपको सभी की सभी अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही जगह पे डिस्क्लोज करनी है कि ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। दूसरा हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने हैं जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करोगे। तो वो बताओ जरा कौन कौन से फैक्टर थे जो आपको कंसीडर करने होते हैं जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करोगे। तो वो है प्रूडेंस, आपको प्रूडेंस का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, आपको ध्यान रखना है मटीरियलिटी का। ये फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हमने देखी। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है गोइंग कंसर्न, दूसरी है कंसिस्टेंसी, तीसरी है अक्रूवल। अगर ये फॉलो हो रही हैं तो आपको कोई भी डिस्क्लोजर देके नहीं चलना है। इनके लिए डिस्क्लोजर कब देना है? डिस्क्लोज व्हेन नॉट फॉलो, डिस्क्लोज व्हेन नॉट फॉलोड। अगर ये फॉलो नहीं हो रही तो ही आपको इनका डिस्क्लोजर दे करके चलना है। ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आपको क्या करना है भाई? आपको क्वांटिफाई करना है सबसे पहले तो कि क्या इम्पैक्ट आया है करंट पीरियड में भी और फ्यूचर पीरियड में भी। आपको रीज़न बताना है कि आपने क्यों अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा है। अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो आपको फैक्ट को डिस्क्लोज करना है। ये मुख्य तौर पे बातें हमने AS1 में सीखी। आई होप इसके अलावा और कुछ है नहीं जो हम AS1 में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक, ये वीडियो जो है समराइज कर देगी आपके लिए वो टॉपिक। आपको बस कुछ नहीं करना, कानों में हैंड फ्री या हेडफोन जो भी आप यूज़ करते हो लगाना है
इसको प्ले कर देना है और आपका AS1 का जो टॉपिक है वो थॉरली रिवाइज हो जाएगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं अब हम उस पर जंप इन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या फिर इसके साथ ही कंबाइन कर देते हैं। मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा। टाइम स्टैम्प में क्या होगा कि उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट है और इसके बाद क्वेश्चन है, तो जिसको क्वेश्चन पे जंप इन करना है वो क्वेश्चन पे जंप इन कर जाए, जिसको कॉन्सेप्ट तक रहना है वो कॉन्सेप्ट तक रह जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर पे। ठीक, आज हम देखेंगे कि उन टॉपिक्स के ऊपर पास्ट एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने क्या क्या सवाल पूछे हुए हैं और हम देखेंगे कि कौन से पार्ट पे किस तरीके का सवाल पूछा गया है एंड वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर किस तरीके से दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है फॉर AS1। किसी को अगर AS1 की कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके AS1 की कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख सकते हो, तब आप इस पे जंप इन कर सकते हो इस क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो पे। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखनी है तो आप उसके ऊपर भी आ सकते हो। तो हमने अपनी बुक को कैटेगराइज कर रखा है, क्वेश्चन आंसर की बुक को कैटेगराइज कर रखा है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जामिनेशन में पूछे हैं। हमने हर एक चैप्टर को इसी तरीके से क्लासिफाई करा है। तो जैसे पहली कैटेगरी आप लोग देख पा रहे होगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के, AS1 के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं, इट इंक्लूड ट्रू एंड ट्रू फॉल्स ऑल्सो, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरी कैटेगरी जैसे अगर आप देखोगे तो नोट्स टू अकाउंट्स, या इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जिसमें बताया गया, बोला गया कि रिक्वायरमेंट ये थी कि नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाओ, तो उसकी हमने एक अलग से कैटेगरी बना रखी है कि अगर नोट्स टू अकाउंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक कैटेगरी उसके अलावा है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल, एक फंडामेंटल, ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। अगर ये फॉलो नहीं हो रही होती तो हमें इसका डिस्क्लोजर देना होता है। उस पर भी इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है वो भी सोर्सेज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है या फिर वो पास्ट एग्जामिनेशन है, तो ईयर कौन सा है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आपको क्या डिस्क्लोज करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, उसकी हमने अलग से कैटेगराइजेशन करके उसको भी यहाँ पे बता रखा है कि उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप देख पा रहे होगे तो हमने सभी सोर्सेज लिखे हैं कि ये MTP अक्टूबर 2018 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये नवंबर 2021 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मैंने आपको वीडियो में गले फाड़ फाड़ के बताया कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, तो हमने इसको भी क्लासिफाई कर रखा है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के कौन कौन से क्वेश्चन है और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के कौन कौन से क्वेश्चन है। उसके आगे भी उसके सोर्सेज लिखे हुए हैं सिमिलरली। बस जी इतनी ही कैटेगराइजेशन है। तो हमने हर एक टॉपिक को इसी तरीके से क्लासिफाई करा है ताकि आप लोग जब पढ़ने बैठे हो तो आपको पता हो कि आप किस टॉपिक से, जब आप टॉपिक पे जाओ तो आपको पता हो कि आपके माइंड में एक इमेज हो कि ये टॉपिक्स पूछे गए हैं, इसमें से इसके सब टॉपिक ये हैं, हमें रिवीजन करते वक्त इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है एंड अकॉर्डिंगली आप उसको करो अच्छे से। तो अभी हम देखते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादा और वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द बुक्स ऑफ मेसर प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी 31 मार्च की कितनी थी, 1,63,000। इसका बेसिस क्या था, फीफो मेथड। द कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड टू ascertain the cost of inventory from the year 2001 and 2। वो कह रहे हैं कि हम मेथड चेंज कर रहे हैं, हम फीफो से कहाँ जा रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड पे जा रहे हैं। क्या डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 31 मार्च की कितनी हो जाएगी, 1,47,000 की हो जाएगी। जो NRV है वो कितनी है, 1,95,000 की है। मुझे पहले बताओ AS2 याद करके कि भाई साहब हम, ये इधर नहीं आएगा क्या, आ जाएगा। हाँ। कि हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, मुझे जरा बताओ AS2 पढ़ के कि हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं।
हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट। और NRV विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होता है हम उस पर अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। तो जो कॉस्ट निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं, क्या आपको याद है? एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड सिम, एक है फीफो, एक है वेटेड एवरेज मेथड, वैक बोल देते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो कंपनी कह रही है कि पहले हम कॉस्ट जो थे वो निकालते थे फीफो के बेसिस पे, अब हम निकालते हैं वैक के बेसिस पे, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो गई? हमारी फीफो के बेसिस पे कॉस्ट आती थी 1,63,000 की, वेटेड एवरेज पे आ रही है 1,47,000 की। तो अब ये जो कॉस्ट है ये वेटेड एवरेज के बेसिस पे आएगी 1,47,000। NRV कितनी दे रखी है? 1,95,000। अरे बाप रे, जगह ही नहीं। 1,95,000। तो विच एवर इज लोअर, आप इन्वेंट्री की आपकी वैल्यू क्या होगी? 1,47,000। अगर फीफो पे करते तो कितनी होती? 1,63,000। मुझे बताओ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट घटेगा? वो आप निकाल सकते हो क्या? बताओ जी। आपकी फाइनेंशियल, एक बार रोकना इसको। तो मुझे आप लोग सोच के बताओ कि पहले आपकी इन्वेंट्री 1,47,000 1,63,000 की आती, अब आपकी इन्वेंट्री 1,47,000 की आएगी, तो इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? भाई पहले आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक आता 163, अब इसकी जगह आएगा 147। तो मुझे बताओ क्या आपका प्रॉफिट गिर जाएगा 16,000 रुपये से? तो यही इम्पैक्ट है, क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट जिसकी मैंने बात कही थी। तो आपको ये डिस्क्लोज करना है, आपको डिस्क्लोज करना है कि भाई हमने अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज करी है। ऑल तो क्वेश्चन के अंदर आपको कोई रीजन स्पेसिफाई नहीं है, बट आप लिख सकते हो कि हमें लगता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो ज्यादा कंजम्पशन पैटर्न दिखाएगी रेदर देन फीफो, हमारे नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए। तो आप एक वो रीजन दे सकते हो। तो आपको 16,000 का इम्पैक्ट डिस्क्लोज करना है। तो देखो यही आंसर उन्होंने भी लिखा है कि AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी चेंज होता है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है वो आपको डिस्क्लोज करके चलना है। जिस अमाउंट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट है सच चेंज, वो भी आपको डिस्क्लोज करके चलना है टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। यहाँ पे अमाउंट कितना है? 16,000। तो वेयर द अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, तो आपको फैक्ट को बताना है। वही ये वाला वही ज्ञान है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो प्रशांत लिमिटेड को डिस्क्लोज करना होगा अपनी वैल्यूएशन मेथड को जो उन्होंने चेंज करा है इन्वेंट्री का, और जो नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा था कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। ये है नोट्स जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, नोट्स टू अकाउंट्स, वो ये है। द कंपनी वैल्यूज इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन NRV, ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। हाइलाइटर भी है क्या इसका? द कंपनी वैल्यूज इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ये है अकाउंटिंग पॉलिसी कि हम अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू इस तरीके से करते हैं। Since NRV of all the item of inventory in the current year जो है greater than the respective cost, the company valued it inventory at cost, क्योंकि NRV जो है वो 195 है, तो चाहे आप इससे कंपेयर करो या इससे कंपेयर करो, इन्वेंट्री की वैल्यू एट कॉस्ट ही आएगी। तो हेंस कॉस्ट के आने की वजह से 16,000 रुपये से प्रॉफिट जो है कंपनी का वो गिर जाएगा। तो द कंपनी वैल्यूड इन्वेंट्री एट कॉस्ट इन द प्रेजेंट ईयर, 1-2 के अंदर, द कंपनी हैज चेंज्ड इट टू वेटेड एवरेज मेथड व्हिच बेटर रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री। यही लिखा हुआ उन्होंने भी रीजन फॉर असरटेनिंग द इन्वेंट्री कॉस्ट फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ
यूजिंग फीफो फॉर दिस पर्पज द चेंज इन पॉलिसी ने रिड्यूस कर दिया करंट प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय ₹16,000। तो आपको क्या क्या बताना है नोट्स के अंदर? अगर मैं नोट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो आपको ये बताना है कि भाई हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या थी, पहले तो ये बताना है। अब हमारी रिवाइज पॉलिसी क्या होगी है, दूसरी बात ये बतानी है। रीजन अगर आप ढूंढ पा रहे हो तो वो भी बता देना है, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया है अमाउंट में। अगर आप अमाउंट नहीं बता पा रहे तो उसको छोड़ के नहीं आना, आपको फैक्ट बताना है कि हम अमाउंट असरटेन नहीं कर सकते। चलो आगे देख लेते हैं। ये सारे सेम है, देखो सब में 16-16 हज़ार हैं, तो क्वेश्चन रिपीट ही हो रखा है। अब देख लेते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अनसर्टेनिटीज के साथ मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जब उनमें चेंज आता है तो वो क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा चलो एक बात बताओ मेरे को, क्या जो अभी हमने सवाल करा इन्वेंट्री वाला, जिसके अंदर मेथड ऑफ कॉस्ट का मेथड फीफो से वेटेड एवरेज होता था, क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है? वो तो चलो मैंने कवर कर रखा है, आप मुझे जरा दिमाग लगा के बताओ कि वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आना चाहिए या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में आना चाहिए। तो जरा सोचते हैं, क्या मैंने उस मेथड से अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट को एस्टिमेटेड बेसिस पे बताया? द आंसर इज नो। मैंने कोई एस्टिमेट थोड़ा ना करी है कॉस्ट, तो वो तो बस कॉस्ट निकालने का एक मेथड है। तो वो क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। जैसे यहाँ पढ़ते हैं, HIL लिमिटेड वाज मेकिंग अ प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक। कह रहे हैं HIL लिमिटेड जो है प्रोविजन बनाता है नॉन मूविंग स्टॉक का, बेस्ड ऑन नो इश्यू हैव अकर्ड फॉर द लास्ट 12 मंथ अप टू 31 मार्च 2019। वो कहता है पिछले 12 महीने से लेके में अगर उस स्टॉक का कोई भी ऑर्डर नहीं आया तो हम उसे नॉन मूविंग मान लेते हैं। नाउ कंपनी वांट्स टू चेंज इट एंड मेक प्रोविजन बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस साल हम उसको मेजर करने का तरीका चेंज करना चाहते हैं। भाई अब तक हम कैसे मेजर करते थे? अब तक हम मेजर करते थे कि पिछले 12 महीनों तक अगर इन्वेंट्री पे कोई मूवमेंट नहीं हुई तो हम उसे नॉन मूविंग मान लेते थे। अब हम कैसे मेजर करना चाह रहे हैं? अब हम टेक्निकल इवैल्यूएशन से मेजर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री पे प्रोविजन बनाना, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या एस्टिमेट है? ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये बनाएंगे कैसे, किस मेथड का यूज करेंगे? क्या टेक्निकल इवैल्यूएशन यूज करेंगे या फिर 12 महीने यूज करेंगे? ये क्या है? ये है अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये क्या है? ये है अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो वो क्या ये बोल रहा है आपको कि मैं स्लो मूविंग इन्वेंट्री का प्रोविजन ही नहीं बनाऊंगा? अगर वो ये बोलता कि मैंने मार्च 19 में प्रोविजन बनाया था, मैं 20 में प्रोविजन बनाना ही छोड़ दूंगा, तो वो क्या हो जाता? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट वो कह रहा है मैं प्रोविजन तो बनाऊंगा, बट मैं प्रोविजन निकालूंगा कैसे, उसके मेथड में चेंज कर रहा हूं, तो वो क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 20 में कितनी थी? 120 लाख। प्रोविजन जो टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे बनना है वो कितना बनना है? 3 लाख। 12 महीने के हिसाब से बनाते तो कितना बनता? 4 लाख। तो 1 लाख रुपए का इम्पैक्ट आ गया। कह रहा है क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? द आंसर इज नो। कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग? क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज भी हो रहा है? द आंसर इज नो। बस सिर्फ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मेथड ऑफ प्रोविजन की बात करें तो आंसर इज यस, चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ इट विल बी डिस्क्लोज इन द एनुअल अकाउंट्स ऑफ HIL लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 19-20 के अंदर वो कैसे डिस्क्लोज होगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज भी मोटा मोटा सिमिलरली डिस्क्लोज होता है कि हम उसके अंदर इम्पैक्ट बताते हैं और हम बताते हैं कि हम पहले किस मेथड पे डिस्क्लोज कैलकुलेट करते थे, अब हम किस मेथड पे कैलकुलेट करते हैं। बट अकाउंट अभी हमारा वो टॉपिक नहीं आया तो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, बट ये समझना ज्यादा जरूरी है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसकी जगह अगर लिखा होता कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, पहले हम इस तरीके 12 महीने से अगर कोई पेमेंट नहीं आ रही उस पर प्रोविजन बना लेते थे, अब हम मैट्रिसेस का यूज करके बना रहे हैं, तो वो भी क्या होता है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर वो कहता मैं डाउटफुल डेट बना ही नहीं रहा तो वो क्या हो जाता? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाता।
तो ये एक मुख्य तौर पे कैटेगरी है। नोट्स टू अकाउंट्स वाली कैटेगरी जो है वो आप उसी क्वेश्चन से समझ जाओगे जो ये जिस प्लेटफॉर्म पे ये बना है उस प्लेटफॉर्म पे नोट्स टू अकाउंट्स बनने हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ज़्यादा समय मेरे को लगता है हमें इसमें लगाना नहीं चाहिए। ओवरऑल कैटेगरी ये कवर हो चुकी है। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। एंड अगर आपका कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम और आपके लिए कंटेंट लेकर आ सके जो आपके लिए हेल्पफुल हो। बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।